Yeah, Assalamu alaikum. Today I will tell you about why what is NHX1G, how we can study the domain, how we can study the domain of NHX1 जीन। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको आज हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी भी, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको प्रैक्टिकली अगर कौन से टूल्स हैं जिसको यूज करना है और आप डोमेन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। के बाद आ गया व्हाट इज NHX1 जीन। व्हाट इज NHX1 जीन, ये है क्या? ये एक सोडियम हाइड्रोजन एंटीकोडन, ये हमने पहले पढ़ा होगा ना। ये एक हार्डी दैट प्ले अ मेजर रोल इन साल्ट टॉलरेंस, वैक्यूलर, पीएच रेगुलेशन एंड सेलुलर। ये सारी कहानी आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NHX1 जीन इज टू कंट्रोल द साल्ट कंसंट्रेशन सो दैट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब NHX1 जो जीन है ना, ये एक मार्कर है। NHX1 जीन की बेस के ऊपर हम कह सकते हैं ये एक मार्कर है। अब मार्कर का मतलब क्या होता है? ये मार्कर, मार्कर का मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना। अगर किसी इस कमरे में अगर यहां पर मार्कर पड़ा है, हम इस बेस के ऊपर कह सकते हैं कि यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं या कोई इंसान है वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं ना कि दे कैन राइट, दे कैन राइट। अगर हम कहें जहां पर बिजली है तो हम कह सकते हैं कि इस इलाके में मशीनें होंगी। बिजली एक मार्कर है। या अगर हम कहें यहां पर इलेक्ट्रिक मशीनें हैं तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस इलाके में बिजली होगी। मशीन इज अ मार्कर, मशीन इज अ, कि यहां पर बिजली होगी। नहीं लगी समझ? समझ आ रही है अब्दुल रहमान? कि यहां पर अगर पंखा है तो हम यहां पर कंफर्म कह सकते हैं कि इस पूरे साल में कभी ना कभी यहां पर गर्मी होती होगी। ये एक मार्कर है। ये क्या है? हम गर्मी को ट्रेस कर सकते हैं। किन किन इलाकों, हमने पूरे पाकिस्तान में देखा, जिन जिन इलाकों में पंखा होगा उन उन इलाके में डेफिनेटली गर्मी आती होगी। हम ट्रेस कर सकते हैं ना। इट मीन पंखा इज अ मार्कर, पंखा इज अ, ये मार्क करने के लिए यूज होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं, क्या हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये प्लांट साल्ट टॉलरेंट है, उसका मार्कर क्या होगा? NHX1। अगर तो NHX1 का जीन का एक्सप्रेशन, NHX1 के जीन का एक्सप्रेशन एक मार्कर होगा। हमारे पास 10 वैरायटीज हैं, हमने देखा 3 वैरायटीज के अंदर NHX1 का जीन का जो एक्सप्रेशन है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर वैरायटीज अंडर नॉर्मल कंडीशंस। हम कह सकते हैं कि ये तीनों वैरायटीज शार्ट टॉलरेंट हो सकती है। ये मार्कर हो गया। ये क्या हो गया? मार्कर हो गया कि ये 3 वैरायटीज जो है शॉर्ट टॉलरेंट हो सकती। समझ आ रही है आपको? अगर हम कहें कि यहाँ पर बच्चे जो है इनके ग्लासेस लगे हुए हैं, इट मीन जहां नजदीक कहीं ग्लासेस की शॉप हो सकती है। ज़ाहिर ग्लासेस ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ठीक है। इट मीन लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग ग्लासेस हियर। दिस इज एन इंडिकेशन के, ठीक है। अगर हम कहें यहां पर जो लड़के बड़े शरीफ हैं, इट मीन्स ये पता होगा कि इन इलाके की औरतों ने अपने बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी, इनकी औरतें भी अच्छी होंगी, इनकी माँ बाप ने उनकी तरबियत अच्छी की हुई है। इससे हम, यही लॉजिक होती है। लॉजिक भी क्या होती है कि एक चीज से दूसरी चीज को अक्स कर लेना, इसी का कहते हैं लॉजिक। ठीक है, समझ आ गई आपको?
यहाँ पर नाई की दुकान है, इट मीन बहुत लोग शेव कटिंग वगैरह यहाँ करवाते होंगे, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर फीड की दुकान है। हमें कैसे पता चला? हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी मक्खियां फिरती हैं। ये एक मार्कर था कि इतने नेड़े तेड़े मिठाई की दुकान होनी है। अच्छा, एक तेरे जैसा ना वलीउल्लाह था, इस तरह का था। ठीक है, ये सियार की तरह का एक वलीउल्लाह था, वो उसको शैतान से मुकालमा हो गया। शैतान वलीउल्लाह को कहता, वलीउल्लाह उसको कहता कि तू लोगों को खराब क्यों करता, तू लोगों को खराब क्यों करता है? शैतान कहता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक उंगल देता हूं, थोड़ी सी। तो आगे कहता कैसे? कहता अभी मेरे साथ चल। कहता मैं जाता हूं, एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई पता है? स्वीट, स्वीट्स एंड बेकर्स थे, उर्दू में इसको हलवाई कहते, तो एडे मम्मी डैडी। हलवाई, हाँ, हलवाई। एक थी साथ में धोबी की दुकान। क्या थी? धोबी, कपड़े धोने वाला। मैंने पता तुम पेंडू हो सही मेरी तरह, ओके। अच्छा, दो दुकानें थी। जो धोबी की दुकान है उसके सामने कुत्ता बैठा था। जो धोबी, वो जो हलवाई था ना, शैतान ने क्या किया? शैतान ने सिर्फ एक काम किया, उसके कड़वा, कड़ाहा नहीं होता जो, उसके अंदर वो शीरा था, वो जो चीनी वाला जिसके अंदर हम जलेबियां वगैरह बनाते हैं। कहता उसने, शैतान ने सिर्फ एक काम किया कि उसमें से उंगल डाली और दीवार पे लगा दी। कहता अब मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, वहां पर आई मक्खी। जब मक्खी आई, तो मक्खी आई तो वहां पर मक्खी को देख के वहां पर छिपकली आ गई। अच्छा, जब छिपकली देखी या मक्खी देखी, तो पीछे से कुत्ते, जो हलवाई का कुत्ता था ना, वो उसने उसको पकड़ने के लिए या उसको मार खाने के लिए तो उधर टपका। जब वो टपका तो वो हलवाई की कढ़ाई में चला गया। ठीक है, अब जब हलवाई के कढ़ाई में गया, तो दो, वो धरा कुत्ता किसका था? तो हलवाई की और उसकी लड़ाई होगी। कहता मैंने तो सिर्फ ऐ किया सी। ਹੁਣ अगर सीआर या जीआर सिर्फ ऐ करे ਤੇ ਆਵੇ ਇਹ ਤਾਂ हमने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ही ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। समझ आएगा? मेरी बात की समझ आई है? तो ये वो शैतान ऐसे कहता, मैं ऐसे लोगों को गुमराह करता हूं, मैं खुद तो कुछ नहीं करता, लोग खुद ब खुद गुमराह होते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने मार्कर, इट मींस अगर किसी इलाके में लोग गुमराह नहीं होते, ये इंडिकेटर है कि वहां पर शैतान नहीं है, या शैतान वहां पर आना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि हमने जीन का एनालिसिस करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्लांट है ये साल्ट टॉलरेंट हो सकता है? उसके लिए एक मार्कर डेवलप करना पड़ेगा, मार्कर। अच्छा, अब कई मार्कर होते हैं डीएनए बेस्ड मार्कर। डीएनए, कुछ प्रोटीन बेस्ड मार्कर होते हैं, कुछ प्रोटीन बेस्ड मार्कर होते हैं। अब हमें पता चला कि अगर ये फंडेड खास सीक्वेंस है डीएनए की, अगर ये सीक्वेंस जिस भी प्लांट के अंदर होगी, उसके अंदर जीन एक्सप्रेस होगा NH1 का। हम सिर्फ वो किसी प्लांट के अंदर एक पीसीआर लगा के ना, वो जीन का पार्ट कॉपी कर लें, उसको जेल पे रन कर लें, तो अगर तो वो जीन होगा उस प्लांट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि दिस प्लांट विल बी अ सॉल्ट टॉलरेंट। इसे कहते हैं मार्कर। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, मार्कर क्या करता है? वो ट्रेस करने में हेल्प करता है। ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या है? फाइंड आउट करना कि वो प्रोड्यूस कहाँ हुई, पर किया। आप एक एप्पल खा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एप्पल किस बाग में, किस फार्मर ने, किस लोकेशन के ऊपर ग्रो किया था, और ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होके, किस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उसको किस तरह की कंडीशन में जब उसको स्टोर किया था, तो कितना टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी, कितना उसकी ट्रीटमेंट दी गई,
फिर वो पैकेजिंग कौन सी थी और पैकेजिंग शिपमेंट कितनी दिन हो गए इसको हार्वेस्ट किए हुए, और इसकी करंट लेवल ऑफ शेल्फ लाइफ कितनी है, उसके अंदर करंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितनी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आने से पहले कौन अपना देख रहे हैं? अच्छा, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने डिग्री एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है, आपने कहा कि मैं लोगों से बिजनेस करना है, मैं लोगों को बताऊं कि मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक पूरी एमबीए के अंदर ना पीएचडी होती है इसके ऊपर, आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है तो हमेशा आपसे चीज खरीदेगा। अब कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है कि जो मैं आपको एप्पल दे रहा हूं, बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट, आप अमीर आदमी हैं, यू डोंट केयर अबाउट मनी, आप कहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी खुराक मिले, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं हार्वेस्ट से लेकर, मेरे पास ऐसी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, वो टेम्परेचर भी मेजर करता है, वो ह्यूमिडिटी भी मेजर करते हैं वो सेंसर, और वो पूरे कंटेनर की ऑक्सीजन लेवल का, एथाइलिन लेवल, और वो हर टाइम वो ऐप के साथ कनेक्टेड भी है, रियल टाइम में हमें ऐप के अंदर वो डाटा भी, उसका हर प्रोड्यूस का एक खास कोड होता है, वो कोड आप उस ऐप में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी जो शिपमेंट है, ये मंगोरा से सवात आई, सवात से मर्दान आई, मर्दान से पेशावर गई, पेशावर से कोयटा आई, कोयटा से चलो वो दुबई गई, दुबई से फ्रांस गई, फ्रांस यूके गई, और आपने यूके में बैठ के वो खाना खाया है, एंड यू कैन ट्रेस दैट। ठीक है, कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है, फर्स्ट ये हमने कहा कि अगर आप उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करेंगे इवन ड्यूरिंग शिपमेंट, तो इसकी शेल्फ लाइफ 15 दिन होगी, लेकिन यकदम दरमियान में कराची पोर्ट से बिजली चली गई तो उसका टेम्परेचर हो गया 25, तो अब उसकी शेल्फ लाइफ कितनी रह जाएगी, 15 की बजाय 12 दिन रहेगी। जब वो कस्टमर के पास जाएगा तो उसको पता होना होगा कि अब ये इसको कितने दिन में रख सकता हूँ और खा सकता हूँ, एक इस लेवल के ऊपर कोई सोचता है। इस तरह की दो कंपनीज है दुनिया में, एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, जो कि इस लेवल की पैकेजिंग करती है, इस लेवल की ट्रेसेबिलिटी करती है, ज़ाहिर है वो फिर पैसे भी उस लिहाज से ज्यादा चार्ज करेगी, लेकिन इसमें साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, इसके अंदर एप्स हैं, एवरीथिंग, और उसके साथ एग्रीकल्चर भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, एवरीथिंग दे इंक्लूडेड इन दैट ना। दुनिया अब इस तरफ जा रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ना, द पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। क्या है कि मार्केट डेवलप करना, कि हम जो खा रहे हैं वो सेफ है। ठीक है, अगर आप, अब्दुल रहमान ने कोई केला खाधा थे अंदर कड़ूंच, ते इन्हों लग गई बीमारी, तो ये नेक्स्ट टाइम उसे केला, अब ये सोचेगा भी नहीं कि इस बंदे, लेकिन अगर इसको पता होगा ना, ये यहाँ से जो केला मिलेगा ना, या एप्पल मिलेगा या कोई चीज मिलेगी, तो ये सेफ रहेगा, डेफिनेटली ही विल, जो भी क्या करेगा, वहीं से वो एप्पल खरीदेगा, वहीं से वो ग्रेप्स खरीदेगा, वहीं से वो, या उस कंपनी का पिज्जा खाएगा, समथिंग लाइक दैट ना। समझ आ रही है आपको? अब आपने देखना है कि NHX1 जीन क्या करता है। ठीक है, NHX1 जीन को हमने ये मालूम करना है कि ये NHX1 जीन है, तो उसका कोई क्राइटेरिया होगा, उसका कोई मार्कर होगा, उसका कोई मार्कर होगा, ये प्रोटीन की सीक्वेंस उसके अंदर होगी, ये अरेंजमेंट होगी, फर्ज किया मिथियोनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, SA, T, ये 6-7 अमीनो एसिड कट्ठे कट्ठे जुड़े होंगे, फर्ज किया मैं कह रहा हूं, तो ये क्या होगा मतलब NHX, फर्ज किया मैं कह रहा हूं ये NHX1। मेरी बात समझ आई है आपको? विजन हुआ कि क्या होता मार्कर कहां पर, जो आइडेंटिफाई करेंगे उसकी प्रेजेंस। वो हमें पता चल जाए, जो ट्रेस भी कर सके। हमने जीन ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर,
अब हम क्या करेंगे, दो प्लांट का क्रॉस कराएंगे। क्रॉसिंग पता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस करवाया, P1 P2 दो जनरेशन होती है ना, मेटल ऑफ इंडिपेंडेंट कार्बन पड़ा होगा, वो उन दो का क्रॉस करवाया। अब जो F1 आई है उसके अंदर हमने मालूम करना है सिर्फ वो प्लांट को रखने हैं जिसके अंदर हमारा वो वाला जीन है, जो रेजिस्टेंट जीन है। हम उसके ऊपर पीसीआर लगाएंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, पीसीआर। अगर तो वो जीन जिन पौधों के अंदर हुआ वो हम उसे आगे लेके जाएंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे, उससे सीड इंडेक्स बनाएंगे, उसके बाद फिर उसका बैक क्रॉस करवाएंगे। इस तरह कई जनरेशन, 7-8 जनरेशन के बाद आप एक वैरायटी डेवलप कर देते हैं। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, पुराने जमानों में क्या होता था कि लोग क्रॉस करते थे लेकिन डीएनए साइंस नहीं थी। क्या करते थे, क्रॉस करवाने के बाद फिर पूरे पौधों को ड्राउट स्ट्रेस देना, इतने फील्ड के अंदर ग्रो करना, उसमें से भी प्लांट सेलेक्ट करने जो ड्राउट टॉलरेंट हो, फिर उसका क्रॉस करवाना। आपको पता है सुपर बासमती जो चावल है ना, उसके जब पहला क्रॉस हुआ था ना, वो 1972 में हुआ था, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और वो वैरायटी डेवलप हुई थी 26 साल बाद। कितनी, 26 ईयर्स लगे थे उसको। आजकल जब से मुझे मार्कर सिस्टम सिलेक्शन हुई है ना, 6 साल लगते हैं, 5-6 साल। हमें डीएनए साइंस जब से आई है, जो बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस आई है, अब पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग थी ना, वो कन्वर्ट हो गई है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में। जिसमें इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। इसको क्या कहते हैं, जीनोम वाइड एनालिसिस करके हम जीन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो किसी क्रॉप के अंदर हैं, और वो वैरायटी एक खास रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर हम चाहते हैं कि वो जीन किसी दूसरी क्रॉप के अंदर ट्रांसफर करना। पर जब टोमेटो की हमारे पास दो वैरायटीज हैं, एक है ससेप्टिबल है लेकिन हाई यील्डिंग है, एक पैथोजन के अगेंस्ट वो ससेप्टिबल है, हाई यील्डिंग है। दूसरी वैरायटी जो है वो रेजिस्टेंट है लेकिन लो यील्ड है। अब हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंट वाला और हाई यील्डिंग एक करेक्टर एक वैरायटी के अंदर आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे, F1 कराने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि ये दोनों जीन जिसके अंदर होंगे, लेकिन उसका एक मार्कर होगा, उसका एक, हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ा आर है, छोटा आर है, R2 है, R1 है, उसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स है वो। फर्ज किया हमारा एक, आपको पता है ना, बड़ा आर और छोटे आर का मतलब क्या है। आर की आगे डिफरेंट फॉर्म्स है, आर की फर्ज किया R1 R3 R4, ये तीन फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि रेजिस्टेंट है। लेकिन छोटा आर होगा तो वो तो susceptible है। ठीक है, हमने क्रॉस बताई, हमें देखा कि R3 इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ दैट जीन। अब ये R3 जिसके अंदर होगा ना, वो पक्की बात है वो रेजिस्टेंट प्लांट होगा। वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उनका आपस में क्रॉस करा लेंगे, और 6 साल बाद, 5-6 साल हम उसको बैक क्रॉस करवाते जाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसी वैरायटी डेवलप हो जाएगी जो कि रेजिस्टेंट भी होगी, हाई यील्ड में भी होगी। ठीक है, लेकिन बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ये काम ऐसा नहीं था। पहले लोग ट्रेडिशनल जो क्लासिकल जेनेटिक्स या क्लासिकल ब्रीडिंग टेक्निक्स थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, टाइम कंज्यूमिंग था, और रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते थे। अब आपको सिर्फ एक लैब छोटी सी चाहिए जिसके अंदर पीसीआर मशीन हो, डीएनए एसिलेशन वाली किट हो, और एक जेल पे रन करने वाला सिस्टम हो, और आप एक ग्रीन हाउस हो, वहां पर आप ब्रीडिंग करवाते जाएं, डीएनए आइसोलेट करें, जेल पे रन करें, पीसीआर लगाएं, और आपको पता चल जाएगा कि ये जीन इस क्रॉप। आपको 3-4 एक्सपर्टीज चाहिए, आपको ब्रीडिंग की एक्सपर्टीज चाहिए, एक ग्रीन हाउस चाहिए जहां पर प्लांट ग्रो करना है, और साथ में आपके पास एक छोटी सी लैब हो जिसके अंदर ये 4-5 इक्विपमेंट हो। क्या हो, डीएनए आइसोलेशन, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट्स इट, और पाइपेट शाइपेट ये जो केमिकल्स है ना। और उसके बाद आप, अगर ये काम आपके पास आता है, तो आप एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस काम करने से पहले आपने जीनोम एनालिसिस करना है, हमें पता लगाना कौन सा जीन NHX1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। NHX1 की भी कितनी आगे सब फॉर्म्स है। फर्ज के एक वैरायटी के अंदर वो और फार्म होगी, दूसरी वैरायटी के अंदर और फार्म होगी, वो सारी वैरायटीज की फार्म आइडेंटिफाई करके फिर हम उसकी मार्कर सिस्टर सिलेक्शन की तरफ जाते हैं।
ठीक है, समझ आ रही है आपको? रिसर्च क्या है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जीन एक से उठाना, वो तो है सिर्फ एक जीन उठा के ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेना। लेकिन मार्कर सिस्टम सिलेक्शन के अंदर हम जीन ऐसे नहीं ट्रांसफर करते, हम ब्रीडिंग के थ्रू करते हैं। उसे हम जीएमओ नहीं कहते, उसे हम, वो क्रॉप जीएमओ नहीं होगी, वो एक नॉर्मल क्रॉप होगी, लेकिन वो रेजिस्टेंट हो सकती है। ठीक है, इसलिए इनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि राइस पूरी दुनिया में लोग, अगर फूड क्रॉप है ना, स्पेशली फूड क्रॉप, उसके अंदर जीएमओ को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? जी बच्चे, एथिकल इशू क्या हो सकते हैं उसमें? हम जिन बन जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे? जिन बन जाएंगे। हमने कोई ऐसी क्रॉप ग्रुप खाई, स्पेशली यूरोपीय यूनियन में लोग ना जो, वो बहुत जीएमओ के खिलाफ है। ठीक है, वो समझते हैं कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को खाएंगे तो हमारे अंदर सींग निकल आएंगे, हमारे अंदर हम बंकी बन जाएंगे, हैं, और टेढ़े हो जाएंगे, मुंह ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इशू। तो इसका हल क्या है? मार्कर सिलेक्शन। इसका हल क्या है? ये पहले जीनोम वाइड एनालिसिस करो, जीन आइडेंटिफाई करो, फिर उस जीन को थ्रू बैक क्रॉसिंग, थ्रू क्रॉसिंग क्रॉसिंग करवा के, क्रॉस पॉलिनेशन करवा के मार्कर, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपके पूरा मार्कर कैसे होते हैं, या फिर इसके ऊपर कई मैंने लेक्चर्स देने हैं आप लोगों को। आप पहले अपना ये जीनोम वाइड वाला ही थोड़ा मुक रहा काम, ठीक है, इसको काइंडली जल्दी जल्दी खत्म करें। वी नीड टू वर्क मेनी ऑन मेनी अदर टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, अच्छा, वाइडली कंजर्व्ड इन प्लांट्स, फंजाई एंड सम एनिमल एज वेल। उसके बाद है मेंटेन इंट्रासेलुलर आयन बैलेंस, ये मेंटेन रखता है स्टोमेटल मूवमेंट को, स्ट्रेस सिग्नलिंग को। और फिर ये ट्रांसमेम्ब्रेन, ये टिपिकली 10 to 12 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल्स होते हैं। सी टर्मिनल रेगुलेटरी रीजन होता है इसके अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसमेम्ब्रेन इसके अंदर एक होती है ट्रांसमेम्ब्रेन, एक होती है 10 to 25 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक। अब ये जो 10 to 12 जो ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स है ना, इसकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी 10 से 12 अमाइनो एसिड है, ये 10 to 12 क्या है, वो अमाइनो एसिड्स है, उनकी आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए। फिर सी टर्मिनल के ऊपर एक रेगुलेटरी रीजन होना चाहिए। सी टर्मिनल किसे कहते हैं? अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? पर ये है ना सी, इसके एक तरफ सी डबल एच होता है, एक NH2 होता है। ठीक है, जो भी नया अमाइनो एसिड इधर होता है आर, इधर होता है, इधर जो भी नया अमाइनो एसिड आएगा वो सी टर्मिनल की तरफ से आएगा, इसलिए इसको एन टर्मिनल कहते हैं इसको। अच्छा, जब इस तरह अगर ल्यूसीन है इसके साथ, तो इधर इसका NH टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल है। जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आएगा आइसोल्यूसिन, वो सी की तरफ से आएगा। फिर इधर एन हो गया, इधर सी हो गया, फिर इसका आगे इस तरह जो अमाइनो एसिड है ना, इसके इस तरफ एन टर्मिनल होता है, इस तरफ सी टर्मिनल। अब यहां पर इन्होंने कहा कि सी टर्मिनल का मतलब आखिर में इसके एक रीजन होता है, दैट रीजन इज नोन एज रेगुलेटरी रीजन। ठीक है, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। और हाईली कंजर्व अमीलोराइड बाइंडिंग साइट भी होनी चाहिए। अब आपने ये सारी जो, ये इसकी जो साइट्स है ना, इसके बारे में आपने सर्च आउट करना है कि अमीलोराइड बाइंडिंग साइट्स के अंदर कौन सी अमाइनो एसिड्स होते हैं। जिन जिन आपकी प्रोटीन के अंदर ये सारे रीजन होंगे, उनको हम कहेंगे NHX1, NHX लाइट प्रोटीन। ठीक है, मेन कैरेक्टराइजेशन है कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग रिवील कंजर्व हेलिकल बाउंड्री होती है, इन्वॉल्व इन प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन, साइटोसोलिक सी टर्मिनल टेल होती है, सेकेंडरी कंजर्वेशन है, सर्च NHX, ये तो वो कहानी है। एनालाइज RNA सिक डाटा, वो तिजारा साहब के अंदर RNA सिक डाटा आपने एनालाइज करना है। अब है कि आपने ये मालूम करना है कि ये डोमेन कैसे आपने फाइंड करनी है, और इसकी मोटिव कैसे फाइंड करना है। इनमें ना आज हम आपको बताएंगे NHX, दोनों चीजें, डोमेन और मोटिव। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डोमेन और मोटिव फाइंड करने के लिए
आपने जाना है, फर्ज किया यहाँ पर। अब आपने ना यहाँ पर गूगल में जाके आपने लिख देना NCBI CDD। नहीं नजर आ रहा? इसमें आपने जाकर क्या कर देना है, NCBI CDD आपने क्या लिख देना है, NCBI CDD। एनसीबीआई, पहले हम एनसीबीआई जियो लिखते थे, अब आप लोगों ने लिखना है NCBI CDD। यहां पर जाकर आपने ना ये कंजर्व डोमेन डेटाबेस यहां पर जाना है। ये दुनिया जहान की तमाम प्रोटीन की डोमेन का डेटाबेस है। ये कौन सा है? दुनिया जहान की तमाम प्रोटीन की डोमेन का डेटाबेस ये है। आपने एक मिनट, सॉरी, इसमें ना हमने क्या करना था, इसको कर्स डोमेन डेटाबेस, इसको क्लिक किया। अच्छा, आपने बैच सीडी सर्च में जाना, बैच सीडी कंजर्व डोमेन सर्च। ठीक है, बैच का मतलब है सारी इकट्ठी, बैच को कहते हैं एक नहीं, ऑल प्रोटीन सीक्वेंसेस एट द सेम टाइम, ऑल प्रोटीन सीक्वेंसेस एट द सेम टाइम। अब हमारे पास NHX वाली कोई हमारे पास होगी, देख लेता हूं यहां पर हमारे पास। आपने जो पूरी रीनेम की हुई है सीक्वेंसेस NHX1 की, ठीक है, फर्ज किया हमारे पास, आप अगर किसी के पास है तो वो मुझे भेज दे। फर्ज किया ये है, ये फर्ज किया ये हमारे पास है एक, ये 6 प्रोटीन्स हैं NHX1 की। इसको हमने कॉपी किया, सीक्वेंसेस हैं, रीनेम किया हुआ है। अब आपने इसको यहां जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहां पर ना ये डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, रीनेम की थी, फाइनल रीनेम ना, जो आपके फाइनल करके रीनेम हो गई थी, जिससे आपने ट्री बनाया था, वो वाली। लेकिन यहां पर अब आपने शुरू शुरू में सिर्फ अपनी प्रोटीन पे काम करना है। आपने किसके ऊपर काम करना है? सिर्फ आपने अपनी प्रोटीन के ऊपर काम करना है। अच्छा, लेकिन अगर आपने और ज्यादा इसको एनालिसिस करना है तो आप साथ में रेबिडोप्सिस की सीक्वेंस को, लेकिन फिलहाल मैं पहला काम आपने यही करना है कि आपने सिर्फ अपनी, अगर किसी और क्रॉप के ऊपर काम करेंगे कि उसको एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर काम करेंगे, लेकिन ओरिजिनल वो नहीं डालेंगे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर के अंदर वो नहीं डालेंगे, लेकिन एज ए रिजर्व के तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसमें से कुछ चीजें इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, CDD है, IFAM है। ठीक है, आप फिलहाल पहला CDD में करके देखें तो सबमिट करवाएं। सबमिट जब करवाएंगे तो हमारे पास ना एक फाइल आएगी, आपने उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहां पर ऑनलाइन ये शो नहीं होती, आपने इसको इस फाइल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है वो शो करने के लिए आपको टीबी टूल में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड जब कर लेंगे, अब आपने क्या करना है कि ये हिट डाटा वाली फाइल आ गई। ठीक है, नहीं बस पीफैम या सीडी को दोनों में से कोई एक कर लें। अच्छा, आपने फिलहाल इसको कट किया यहां से, आपने इसको अपने फोल्डर में ले गए। आप कहाँ ले गए? कि हर काम आपने अपने फोल्डर के अंदर ही करना है। ठीक है, फर्ज किया ये यहां पर था ना, फोल्डर क्या है, शो मोर ऑप्शन, ओपन फोल्डर लोकेशन ही होगी यदि, ओपन, ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, अब यहां पर इसको पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, समझ आ गई? अब आपने वी टूल में जाना है बच्चों। वी टूल में ये एक जीन स्ट्रक्चर व्यू, आपने ग्राफिक्स में जाके शो जीन ऑन स्ट्रक्चर, जीन लोकेशन विजर्ड, नहीं बायोसीक्वेंस स्ट्रक्चर व्यू में जाना है, जीन स्ट्रक्चर व्यू में जाना है। अब यहां पर गए तो यहां पर ना हमारे पास ये आएगी, आप अपना ये साथ साथ करते जाएं। आप अपनी अपनी जीन के ऊपर ये काम साथ साथ करते जाएं। कर रहे हैं सारे? कहाँ? आप
जीन स्ट्रक्चर व्यू में, ये आप देखें ग्राफिक्स में जाके, बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जाके आप अपना साथ साथ करते जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ही सही आप लोगों का काम हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है, आपने बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर व्यू में जाना है, इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपने यहां पर दो काम करने हैं। यहां पर देखें, सबसे पहले ये लिखा हुआ, ये यहां पर आपने न्यूबिक ट्री डालना है सिर्फ अपनी सीक्वेंस का, जो आपकी अपनी क्रॉप की सीक्वेंस है उसी का पहले फाइलेजर ट्री बनाएंगे, उसका न्यूबिक इधर ऐड कर देंगे। अच्छा, फिर इस सीडीडी के रिजल्ट है ना, आप एक फाइल की जो आपने सिर्फ अपनी सीक्वेंस, अपनी क्रॉप की वो 6-7 जो सीक्वेंस होंगी अपनी क्रॉप की वो डाल दें, साथ साथ ही करते जाए, ताकि घर जाके आपको करना ना पड़े, अभी कर लें आप। ठीक है, आपने ये कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सीडीडी में जाना है, सीडीडी में इसको क्लिक किया, दो फाइलें, ये दो आएगी टैब आएगी। तो आपने ऊपर वाली जो फाइल है ना, इसमें हिट डाटा वाली फाइल जो डाउनलोड की है वो ऐड कर देनी, वो ये वाली है, वो आपने ऊपर वाले खाने में ऐड कर दी। बच्चों साथ साथ करते जाएं। ठीक है, और नीचे वाले में आपने कर दिया रीनेम फास्टा, तो ये आपने क्या किया, इधर रहेगी फाइल, इसलिए इसको थोड़ा, ये वाली है। ठीक है, आपने क्या किया कि जो रीनेम वाली फाइल है ना, किधर गई किधर गई, ये वाली है ना, आपने ये रीनेम फाइनल इसको आपने इधर डाल दिया। ठीक है, जब इसको डाल देंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसको डन कर देंगे। डन जब करेंगे तो फिर आप उधर ही अपनी डीबी टूल वाली में जगह में चले जाएंगे, ये वाला यहाँ पर किया था ना, इसको फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्या ये हमारा हो गया है, ये इस तरह का ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कितनी सीक्वेंस थी, पांच थी, पांच के पांच के अंदर ग्रीन वाला पार्ट है, में सबके अंदर एनएच एक्सचेंजर है, सबके अंदर एनएच एक्सचेंजर है। अच्छा, एक तो ये काम कर लिया, इतना एनालिसिस तो हो गया हमारा ठीक, लेकिन इतना छोटा सा नहीं होगा, इसके अंदर हमने साथ ही मोटिफ एनालिसिस भी इसी के अंदर ही ऐड कर देना। क्या कर देना है, मोटिफ एनालिसिस, क्योंकि डोमेन किसकी परी होती है, मोटिव की। अब हमने जाना है, ये फाइल तो आपको कंप्लीट हो गई, अब आपने क्या करना है, मेमे सूट में जाना है। कहाँ जाना है, मीम, अच्छा आप लोगों ने किया हुआ है ये। ठीक है, आपने क्या करना है कि मेमे सूट में जाना है, मेमे स्वीट, यहां जाके आप लोगों ने क्या करना है कि यहां आपने टाइप इन सीक्वेंस करना है, और यहां जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब आप वो वही फास्ट ए सीक्वेंस जो है, ये कॉपी किया और इसको आपने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो मोटिव है ना, एटलीस्ट मिनिमम 10 मोटिव कर दें, कितने, 10 मोटिव, और इसको स्टार्ट कर दें। ये जब स्टार्ट करेंगे ना, तो थोड़ी देर में ही उम्मीद है कि ये हमारा डाटा यहाँ से एक फाइल जनरेट हो जाएगी। अ, थोड़ी देर बाद हो जाती है। ठीक है, वो फाइल आपने सेव कर लेनी है, वो क्या कर लेनी है, फाइल आपने वो सेव कर लेनी है। ये आ गई है, ये दूसरी वाली जो फाइल है ना, एक्सएमएल वाली, इसको आपने सेव लिंक एस, आपने उसी फोल्डर में आपने इसको सेव कर लेना है, जहां पर क्या था, NHX1, हाँ हो रही है रीनेम के और के एस एनालिसिस, और यहाँ पर मेमे के नाम पे हमने इसको सेव कर दी। ठीक है, अब आप इसी मेमे वाली फाइल को ना आपने इधर अपलोड कर देना है, और इधर आपने ट्री अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा, अब मेमे वाली जो फाइल है वो अब हमारी कहाँ है, इधर है। अब ये जो मेमे इधर आया है, मेमे किधर है, नहीं नहीं, मेमे मेमे मैंने
है वो किसी और जगह चली गई है। तो इसको दोबारा से डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सेव लिंक एज डेस्कटॉप। ठीक है। और अब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो डेस्कटॉप पे मेमे आई है ना, मेमी मेमे, ठीक है, इसको आपने इधर जाके इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, नहीं हुई। ये आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो मेमे फाइल है ना वो आपने इधर, ठीक है, अब आ गई है। ठीक है, इस तरह आता है। ठीक है, अब आप इसको स्टार्ट करेंगे, दोनों चीजें आ गई। लेकिन सॉरी, आपने ना यहाँ पर एक और काम करना था, नंबर को ना, मोटिफ नंबर को क्लिक करना है इधर, ताकि मोटिफ के नंबर भी आ जाए उसके ऊपर। अब ये देखें ना, साथ में 1 2 3 वो नंबर भी आ गए इसके ऊपर, पहले नहीं आए थे। अब आपने इसके अंदर क्या चीज ऐड करनी है, ट्री। ट्री कैसे करेंगे, आपने अब वही जो प्रोटीन की सीक्वेंस है ना, ये वाली आपकी क्रॉप की, सिर्फ आपने इसको करनी है कॉपी, और आपने मेगा में जाना है। किस में जाना है, आपको वो तो पता ही है कैसे ट्री। हाँ वो ऑलरेडी, अगर लेकिन उसमें सिर्फ आपका होना, हाँ वो है, वो आप ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अलाइन करना है, डेल्ट बिल्ट अलाइनमेंट में जाना है, सॉरी, डेल्ट बिल्ट लाइन, डेल्ट बिल्ट अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट। ओके, और आपने प्रोटीन, और इधर इसको पेस्ट कर दिया, ये सीक्वेंस वन को। ये चीज अब आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आती है चीजें। यही मैं चाहता था कि मेरे बच्चों को ऐसा आए। तो भाई एक चीज बार बार करी दिया। अब इसको न्यूविक करने के लिए हमने क्या किया कि डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया, अलाइन, अलीन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको कैंसिल कर दिया। अब आपने फाइलोजेनी में जाना है, कंस्ट्रक्ट नेबर ज्वाइनिंग डेस्कटॉप, नेबर ज्वाइनिंग की है ना, अलाइन। ठीक है, प्रोटीन की सीक्वेंस ये तो करना आती है आप सबको। ठीक है, इसको ओके किया। अब हमारे पास ये डाटा आ गया, इसको ओके कर दिया। अब हमारे पास ये ट्री बन गया। ठीक है, आपने ये जो ट्री है ना, इसका एक्सपोर्ट करंट न्यूवेक, आपने इसको कॉपी कर दिया, और आप चले गए किधर, इधर। इधर आपने इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल वी कर दिया, और इसको कर दिया स्टार्ट। अब ये देखें, फाइनली वी हैव ऑल दीज थ्री, भी है, मोटिव भी है, मे भी। ठीक है, इन तीनों के मुताबिक हमारे पास अब एक तस्वीर बन गई है। अब इसके मुताबिक अब आपने देखना है कि कौन से ऐसे मोटिव्स हैं जो किन के अंदर हैं। फर्ज किया ये जो 1 2 5, कौन से ऐसे मोटिव हैं जो सबके अंदर है। अब आप लिखेंगे नंबर 1 मोटिव इज प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, 1 and 3, वन नहीं, वन ही है, ओनली वन। वाई दिस वन इज इंपॉर्टेंट, why this one is important, why they are present in all nhx1, it means these will be the marker, this could be the marker of nhx। ठीक है, जिसके अंदर भी ये वन वाला मोटिव होगा, दैट विल बी अ एनएचएक्स जीन। ठीक है, अब आपने समझो, मैंने कहा ना कि आपने रिलैक्स होके अपने सोच से एनालिसिस लिखने हैं। पहले पढ़े पेपर्स को, लोगों ने कैसे कैसे एनालिसिस किए हुए हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, उससे सीखें कि लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। अब आपने अपनी सोच से, हम गुलाम नहीं है, हम क्या हैं, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का नॉलेज लें और अपने प्रॉब्लम हल करें, और अपने प्रॉब्लम, बिकॉज यू गाइज आर इंटेलिजेंट, आजाद, गुलाम नहीं है आप लोग। ठीक है, गुलाम नहीं है। ठीक हो गया, अब ये डाटा हमारे पास आ गया। अब आपने इस डाटे को इंटरप्रेट कैसे करना है, आपने बताना है कि जो हमारे ये ग्रुप्स हैं, ये
सिमिलर ग्रुप्स हैं ये, ठीक है, एक ग्रुप हो गया। आप कोशिश करें कि आपकी जितनी भी प्रोटीन्स है ना, आपने टोटल उनका भी एक पर आगे रख ले। ये तो एक का बनाया ना, जो आपने डिस्प्ले करना है वो पेपर के अंदर वो यही करना है। लेकिन ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब आपने देखना है कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस के ऊपर हमने कहा था कि ये अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंस है और ये हमारी क्रॉप की सीक्वेंस है, ये दोनों एक ही क्लेड में आई थी। क्या मोटिफ और मेमे के मुताबिक भी वो सेम क्लेड में आ रही है? अगर तो वो मोटिफ और मेमे के मुताबिक भी सेम क्लेड में आ रही है, इट मींस दैट दीज, वो भी हमारा जो एनालिसिस था उसको हमने वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? फर्ज किया, मैंने कह दिया अब्दुल रहमान इंटेलिजेंट है। मैंने वैलिडेट कैसे, पहला मैंने फिक्रा कहा, मैंने देखा कि इसके बायोकेमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए, फिर मैंने देखा इसके उर्दू में भी अच्छे हैं। अब उर्दू के रिजल्ट ने बायोकेमिस्ट्री के रिजल्ट को वैलिडेट कर दिया कि वाकई ही इज इंटेलिजेंट। तो चुकता ही नहीं, मुंह नहीं थले। ओके, अब काम कर रहे हैं, ठीक हो गए, समझ आ गई? आपने अब जो नहीं कर रही काम, आप लेके नहीं आएंगी लैपटॉप साथ, वो कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, वो पीछे आप कर रही है, हाँ आप ये भी कर रही है। आप भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल साथ साथ ही करना है। आपने मुझे दिखाना है कि इसको कैसे लिखना भी कैसे, आप इसका रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं। वो रिजल्ट्स लिखने के लिए आप रिसर्च पेपर पे जाएं, वहां पर मैंने ऑलमोस्ट इसके अंदर लिखा हुआ है कि लैंग्वेज क्या दी हुई है। लेकिन फर्ज किया अब हम जीनोम वाइड, अच्छा अब एक और बात इसमें से ना, ये जो आउटपुट है ना, HTML आउटपुट, इस पे आपने जाना है, इसको ओपन इन न्यू टैब करना है। यहां पर ना इन तमाम मोटिफ की ना सीक्वेंस होगी, क्या होगी यहां पर नहीं होगी, सॉरी। आप ना ये मास्क HML आउटपुट, इस पे जाएंगे ना, इसमें आपको इन तमाम मोटिफ की ना सीक्वेंस ये मिल गई है। पर कि ये वाली जो सीक्वेंस है ना, इसका, ये मोटिफ, इसका फंक्शन क्या है, इस मोटिफ का फंक्शन क्या है। आप कैसे करेंगे? आप इसका ना एक, इसको सबको कॉपी करके ना बच्चों, आपने ये कॉपी किया, ठीक है, इसको एक्सेल में ले गए, किस में ले गए, फर्ज किया यहाँ पर एक एक्सेल में ले गए। तो आपने क्या किया कि जो नंबर 1 कॉलम है और ये सीक्वेंस वाला कॉलम, ठीक है, इनको आपने कॉपी करके इसको फास्ट में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, फास्टा टू टेबल में कन्वर्ट, टेबल टू फास्टा कर लिया। कहेंगे सर ये तो पहले भी किया हुआ है। अब जहर आता है तो बार बार वही टूल, अगर टूल आपके पास आता है तो आपके पास, देखिए ये ग्रेट, ये देखो ना, ये चाह रहा था, ये पहला मोटिव, दूसरा मोटिव, तीसरा मोटिव। अब हमने ये मालूम करना है इन तमाम मोटिव किस डोमेन के पार्ट है, जैसे मोटिव का फंक्शन क्या है। ये मालूम करने के लिए आपने इसको कॉपी किया और इसको मोटिव फाइंडर में ले गए कि हाँ, वो हमें बता देगा कि इन तमाम मोटिव के फंक्शंस क्या हैं, या ये किस डोमेन का पार्ट है, या ये किस, या हर एक का। ठीक है, ये इसने बता दिया जो पहले वाला मोटिव है, वो भी सारे ये हाइड्रोजन एक्सचेंजर का पार्ट है, NH एक्सचेंजर। बाकी जो 7 8 9 10 है, इसका कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट दैट मोटिव, ठीक है। अच्छा, अब आपने अब जीनोम वाइड वाला जो पेपर है उसके अंदर कैसे इसको लिखना है, जीनोम वाइड NHX 1 प्लांट्स, इसके ऊपर कोई पेपर होगा। आपने इस पेपर के अंदर देखें कि ये कैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लिखी हुई है। आप इसके बारे में, ठीक है, आपने पहले तो मटेरियल मेथड में जाए, मटेरियल मेथड में इन्होंने कैसा लिखा होगा, आइडेंटिफिकेशन है, ये ना प्रिडिक्शन ऑफ डोमेन मोटिव जीन स्ट्रक्चर एंड सब सेलुलर लोकलाइजेशन, ये इसी के अंदर आपने ये लिखा होगा। टू ऑनलाइन टूल्स
सिंपल स्मार्ट एंड एनसीबीआई कंजर्व डोमेन डेटाबेस, आपने की वैल्यू ये रखी, तो उसको ये पी वैल्यू तो लिखी हुई है, आपने भी यही यूज की है, ठीक है। एज अ थ्रेशोल्ड वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डोमेन आर्किटेक्ट इन HX1, यही काम आपने किया, आपने इसको कॉपी करना है, इसको अपने लफ्जों में लिख देना है, ठीक है। सेकेंडली, द प्रिडिक्शन ऑफ कंजर्व मोटिव हैज बीन मेड यूजिंग मीमे टूल, ठीक है। ये एग्जैक्टली वो विद नंबर ऑफ 10 मोटिव, आप मैंने भी 10 ही मोटिव किए हैं, और इसके अंदर 6 to 50 आए हैं रेजिड्यू, हमारे भी ऐसे ही आए हैं। ये देखें ना, कितने आए हैं यहाँ पर देखें, किधर है, इधर, एक मिनट, इसको अगर मास्क आउटपुट में लिखें, ये देखें इसमें भी 6 और 50 है, HTML आउटपुट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, इसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 8 है, ये देखो ना, मोटिव की 8 है ये, और मैक्सिमम कितनी है, 37, आपने भी ऐसा लिख देना है, ठीक है। अब ये डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, ये साथ साथ आपको वो भी बताता जा रहा हूँ। ये इसकी स्क्रीनशॉट या इसको कॉपी करके ना, अपने एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर अपने उसी के अंदर लिखते जाएं, ताकि कल को ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, जब अब लिखना होगा, तो यू मस्ट हैव दिस इंफॉर्मेशन एंड यू डोंट नो हाउ टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपने क्या किया, स्कैंडिया प्रोटेक्शन असेस्ड ऑन, आपने भी ये लिखना है कि आज का दिन आपने एक्सेस किया है इसको, आपने ये लिखना है कि हर डाटा ना आपने जिस दिन असेस किया ना, आपने वो असेस भी लिखना है कि आज के दिन इसको असेस किया है, समझ आइए आपको। उसके बाद आपने लिख देना है कि टू असेस द कंजर्वेशन अमाउंट द मोटिव सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड टू असाइन द मोटिव लोगोस, थर्डली जीन स्ट्रक्चर, ये आपने कर, इसको रहने दो, वेब लॉग 3 अगर कर सकते तो ठीक है, अगर नहीं भी कर सकते कोई इशू नहीं है। आपने GSDS भी आपने ऑलरेडी कर लिया है, जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले वाला, ठीक है। जॉन इंट्रॉन भी देख लिया, डीप लॉग वाज यूज्ड टू प्रिडिक्ट सब सेलुलर लोकलाइज, आपने वॉल पी सॉर्ट, ठीक है। ये देखो ना, वो सारी चीजें जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देना है अपने पेपर। अब आप पेपर साथ साथ ही लिखें, मैंने पेपर दिया हुआ है, आपने पेपर के अंदर भी साथ साथ ही एडिटिंग करते जाएं, जैसे मटेरियल मेथड ऐसे लिख लेना आपने, ठीक है। अब आप साथ साथ लिखते जाएं, उसके बाद आपने रिजल्ट्स में आना है। रिजल्ट्स में कैसे लिखेंगे कि ये पहला तो आपने लिख लिया होगा कि 8 NHX जीन वार आपने यूज किए हैं, और उसके बाद इंसेम्बल प्लांट में ये डेटाबेस था, कंजर्व डोमेन डेटाबेस, इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया है। उसके अंदर ये 10 प्रोटीन उसके अंदर में नहीं है, उसके अंदर मिली है ये NHX1, ये सारा, अच्छा। लेकिन ये ट्री भी आपने बना लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इंटरेस्टिंगली NH जीन कंटेन 4 to 22 एक्सॉन्स, आपने भी बता देना कि मिनिमम कितने एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन है, और मैक्सिमम कितने हैं, और मिनिमम किसके अंदर है, मैक्सिमम किसके अंदर है, वो सारी कहानी आपने इसके अंदर लिख देनी है। फिर आ गया ये वाला, ये वही चीज है जो हम मैं अभी करी है, लेकिन ये उन्होंने पुराने तरीके से किया है। ये डोमेन है, ये मोटिव है, ये डोमेन है, ये एग्जैक्टली इन्होंने इसको पिक्चर को लगा दिया यहाँ पर, नहीं एक्सॉन एक्सॉन नहीं है ये वाला पार्ट इन्होंने ना, इन्होंने यहीं से ले दिया, नीचे जाएंगे ना आप, ये देखें, यहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, ये जहां से बुरा लगता है, मैंने इसको जरा अच्छे तरीके से मोटिव TV टूल के थ्रू हमने कॉपी करके ये दिया, समझ आ गई आपको। मैंने भी इसी को ही के अंदर किया है, TV टूल के अंदर, ठीक है। अब ये करने के बाद ये देखें, ये चीजें, ये अच्छा, ये इंट्रॉन एक्सॉन है ना, हाँ, ये डोमेन है, ये इंट्रॉन एक्सॉन्स है, जीन स्ट्रक्चर व्यू है, ये सारी कहानी। फिर आगे आ गया जीन स्ट्रक्चर एंड मोटिव सीक्वेंस एनालिसिस, ये वाला, ये वही कहानी, ये कहाँ से मिला है, ये भी उसके अंदर है ना, जब मैंने आपको भेजा है ये वाला, ये देखें ये, और ये वाला, ठीक है, और ये सीक्वेंस, ये सारी चीजें आपको इधर से ही मिल जाएंगी। मैं इसलिए आप लोगों को कहा है यू मस्ट नो फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया है, तो आपने क्या करना है, इसको लिखना कैसे है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, ये देखो, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ NHX जीन। अब आपने क्या लिख दिया कि दिस पर्सन ऑफ एक्सॉन इंट्रॉन वाज विजुअलाइज्ड,
भी आपने कर लिया। इंट्रॉन एक्सॉन एनालिसिस के क्या कितने हैं, बिटवीन 3 टू 21, रेंज है 13 पॉइंट 15 पॉइंट फॉर BNSX रेस्पेक्टिवली, एवरेज वैल्यू उनकी ना। दिस सजेस्ट दैट द BNSX हैज मोर इंट्रॉन कंपेयर टू दूस फ्रॉम। अब इन्होंने कहा कि हमारी क्रॉप के अंदर इंट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू अरेबिडोप्सिस और अदर क्रॉप। आपने भी देख लेना कि जो अदर क्रॉप्स हैं उनके अंदर डिफरेंट पेपर्स के अंदर हमें लिखा हुआ पता चल जाएगा कि आपकी क्रॉप के अंदर इंट्रॉन कितने हैं NH61 जीन के अंदर, और दूसरी क्रॉप के अंदर अगर तो ज्यादा है तो आपने कह देना है कि हमारी क्रॉप में ज्यादा है, अगर कम है तो आपने बता देना कि हमारी जीन के अंदर जो इंट्रॉन है दूसरी क्रॉप से कम है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है, इट मीन दे एवोल्यूशनरी उसके अंदर कुछ चेंजेस आई है एवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, मेरी बात की समझ आई? एवोल्यूशन के दौरान उनके अंदर these changes could happen because of the evolution। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर मैंने बताया था कि एवोल्यूशन क्या होती है। जो लास्ट बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है, आप कहें व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाट इज योर नेम? तो थोड़ा सा सुनने में मजा ये सुना है इसने, इसलिए मोबाइल बंद किया इसने। एडा तुम, चल तू दस, तू दस। जनरेशन स्पीशीज है वो अपने जो चेंजेस लाती है बॉडी को चेंज करते हैं, ताकि अपने पैरामीटर को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन भी है। और वो मॉडिफिकेशन अगली जनरेशन में चली जाए, वो मॉडिफिकेशन अगली जनरेशन में चली जाए तो वो एवोल्यूशन है। अगर उसी जनरेशन में खत्म हो जाए तो वो दैट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। हर अगली जनरेशन में जाएगी तो नई स्पीशीज बनेगी ना। ठीक है, और वो मॉडिफिकेशन हुई जी। और आप लोगों ने सबने कर लिया। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या करना है, फर्दर मोर सिग्निफिकेंट वेरिएशन वाज ऑब्जर्व्ड इन द साइज ऑफ इंट्रॉन across NHX gene of different species to discover the amino acid sequence that elaborate the structural diversity। उसने ये बता दिया कि उसके मेमे के अंदर ये है, ई वैल्यू ये है, इसके अंदर ये है, ये वो कहानी जब आप इसको देखोगे ना आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगी। इसको लिखना जो मैंने पेपर भेजा उसके अंदर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने क्या करना कि 3 4 5 पेपर को देखना है, उसको चारों के अंदर फिर अपनी वर्डिंग में तो उनकी साइटेशन भी देनी है जिनके से आपने ली। ठीक है, अभी आपने आप पेपर लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इसको लिखना है। समझ आ गई? ये तो हो गया हमारा अब फिर इसका डिस्कशन कैसे लिखेंगे, जो डिस्कशन में मोटिव एंड मेमरी एनालिसिस का कैसे करेंगे ना। अब ये देखें ना, क्रोमोसोमल लोकलाइजेशन है। अब आप देखें अगर डिस्कशन लिखनी है जब आपने अपने पेपर की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पढ़े तो ऊपर बच्चे क्या लिखा हुआ? जी जी, इन्होंने 3 स्पीशीज पे काम किया, आपने सिर्फ एक पे काम कर रही है, इन्होंने 3 पे किया है। A number of evidence prove them to be possibly functionally NHX। हमने कई तरीके से इसको एनालिसिस करने के बाद ये कह रहे हैं कि all these are functionally NHX1। आगे ये वो मैंने कहा था ना कि आपने इसकी सीक्वेंस ढूंढ रही है। अब आपने देखना है कि आपकी क्रॉप के अंदर ये वाला सीक्वेंस अब कैसे पता चलेगा। आपने ये कॉपी करना है यहां से, कंट्रोल F करना है, कहां जाके इधर जाके जब हम मेगा के अंदर उसको लाइन नहीं करते, या प्रोटीन की सीक्वेंस होगी उसके अंदर जाके इसको फाइंड कर लें। कहीं भी जाके आप इसको, फर्स्ट के आपने यहाँ पर अलाइन किया हुआ है ना, ये वाला लाइन किया हुआ है, आपने यहाँ इसको फर्ज किया, आपका वो कहाँ आया था, यहाँ था ना वो मोटिव, किधर है मोटिव, वो ये वाला एफ। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको कंट्रोल F यहाँ करके और यहाँ इसको V किया। ठीक है, देखते हैं कि ये वाला इधर है कि नहीं है। तो यहाँ शायद वो अलाइनमेंट की वजह से आगे पीछे हो गया होगा। आप अपना उधर देख सकते हैं, यहाँ पर फंस गया, कंट्रोल F किया, कंट्रोल V किया, डिडंट फाइंड। ठीक है, फर्ज किया इसको हम कह दें थोड़ा सा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के इकट्ठा ना हो।
ठीक है, 3 4 सीक्वेंस कटी हो कि ना हो, क्या एफ एफ एल एल हो, ये भी नहीं मिला। फाइंड इन ऑल ग्राउंड, ठीक है, फाइंड, क्या और एफ एफ एल, एफ एफ है कहीं, ये हमारे मिल गया एफ एफ, ठीक है। अब इसको देखें कि इन्होंने कैसे फाइंड किया हुआ है, क्या ये सारी 6 की 6 हैं। अच्छा, अब इस सीक्वेंस का मतलब क्या है। अच्छा, अब फर्ज किया मैंने देखा कि ये 7 माइनस से मिलके ना इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है। अगर ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगी तो ये इसको पकड़ सकेंगी, फर्ज किया इसको ये पकड़ सकेंगी, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी या इस पर इसको पकड़ सकेंगी। लेकिन अगर इसके अंदर ये वाला माइनस से रखा हो जाए, ये एफ का यहाँ पर ल्यूसीन आ गया, तो आप ये इसको पकड़, इट मींस नो दिस इज नॉट एनएच, इसका काम है सोडियम और हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना। आप ये सोडियम को पकड़ नहीं सकती, तो फिर हम इसको एनएचएक्स नहीं कहेंगे। अब आपने ये एनएचएक्स लाने के बारे में ईच एंड एवरी नॉलेज ये गैदर करना है कि ये क्या होती है, ये काम कैसे करती है, किन किन प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करती है, वैक्यूल में कैसे सोडियम को ट्रांसफर करती है, हाइड्रोजन को कैसे एक्सचेंज करती है। जब आप रिसर्चर बनते हैं ना, मैं ये पूरी दुनिया का ये एक इसके ऊपर इत्तेफाक है कि जो स्टूडेंट एक स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहा होता है ना, उसका नॉलेज दूसरी दुनिया में उस बंदे से ज्यादा किसी के पास नहीं होता। बल्कि अब आप काम किस पे कर रही है? रुका क्या होता है? जो भी अरूका के ऊपर ये काम कर रही है ना, अरूका की एनएचएक्स। अब अरूका की NH1 जीन फैमिली के ऊपर पूरी दुनिया में अगर किसी के पास नॉलेज है तो आपका नाम क्या है? आयशा के पास है, ठीक है। इवन उसके सुपरवाइजर के पास भी वो नॉलेज नहीं है। ये लोग ऐसे कहते हैं कि स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, एक रिसर्चर को ऐसा होना चाहिए। अब NH1 के ऊपर जितना नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये एक कहता है ना, क्या होगी, क्लास होगी। हम कहते हैं ना क्लास, मैं मेकअप तो सिर्फ उसी से करवाती हूँ वो जो ऐसे वाली है आंटी, ठीक है। तो मेरी क्लास है, मैं क्लास में 70,000 का तो मेकअप करवा लेती हूँ, ये मेरी क्लास है। इसमें भी क्लास अगर कहें कि मैं तो इतना अच्छा पेपर पढ़ लेती हूँ, ये मेरी क्लास है, ऐसा नहीं कहेंगी। हमारी ऐसी क्लास होनी चाहिए। हमारी क्लास कैसी होनी चाहिए? मैं 1 मिनट में जिनोमाइड करके जीन की फैमिली स्ट्रक्चर एवोल्यूशन ऐसे परम मारती हूँ कट के, तो ये क्लास होगी। ये क्या होगी? ऐसी क्लास होनी चाहिए ना बच्चे, नहीं चले छोड़े। अच्छा, ये हो गया एनालिसिस, ठीक है। अब इस एनालिसिस को आप लोगों ने करना है, जो भी करना है।